जय हिंद। तो चलिए प्रीवियस का क्वेश्चन है और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए ज़िंदगी में ना आपको हर चीज़ के लिए आपको उतावला नहीं होना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों के लिए आपको इग्नोर करना पड़ेगा उस चीज़ को, और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। शांत बना करके रखिए खुद को, शांत जितना हो सके उतना रखिए, बेटर होगा आपके लिए। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप जानकार तो हैं ही। देखिएगा क्वेश्चन को बोला क्या गया है कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन है। अब पहले इस चीज़ों को केवल आंसर हम टिक लगा के नहीं बढ़ेंगे, कुछ फायदा नहीं होने जाना है। वैसे तो किताब में दिया हुआ रहता है, बट आपको समझते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमको इस तरह के क्वेश्चन और भी आए तो हमें छूट ना पाए। देखिएगा बात करते हैं चट्टान की, तो चट्टान कितने तरह के होते हैं दोस्तों। देखिएगा चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो चट्टान 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, ठीक है, और एक होता है अवसादी चट्टान। अच्छा, और एक क्या होता है, तो एक होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित बोलिए या कायांतरित बोलिए, ठीक है, कायांतरित चट्टान बोलिए, ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या होता है कि आग्नेय चट्टान में जैसे में हम आपको बताते हैं कि जैसे में एक मान लीजिए कि ये पृथ्वी का एक स्लाइस हमने लिया, ठीक है। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले भाग को कोर और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, ऊपर वाले भाग को कोर नहीं, क्रस्ट, उल्टा लिख दिया, CRUST, क्रस्ट बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या हम लोग बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेंटल और इसको हम लोग बोलते हैं कोर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, तो ये वाला जो होता है ना, ये ठोस अवस्था में होता है, और ये जो मेंटल देख रहे हैं ये द्रव अवस्था में होता है, और ये आपका ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो द्रव अवस्था में है, ठीक है, यानी मेंटल से क्या होते हैं, जो द्रव अवस्था है, ये जो यहाँ से आपको लावा ऊपर की ओर निकलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर की ओर निकलते हैं और ऊपर जब जम जाता है ना, यही जो लिक्विड है, तो लिक्विड है तो ऊपर आएगा तो जमेगा ही। जब ऊपर आकर के जम जाता है तो उस तरह के जो चट्टान बनते हैं, तो उस तरह के चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आग्नेय चट्टान बोलते हैं। समझ में तो आ गया ना, हाँ ठीक है। तो अब बाकी अब दिमाग में ये आ रहा है कि अच्छा अब सारी चट्टान, तो इसी के ये आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से जो चट्टान का जो फिर बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। और अवसादी चट्टान के टूटने फूटने से बोले तो वायु से भी उसको मतलब कि तुरंत समय प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, करोड़ों वर्ष इस पर समय लगता है, ठीक है ना। हम लोग उतना जीत हो नहीं पाइएगा, इतना समय लगता है, तब इस तरह के चट्टान आपको क्या होते हैं, बदलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ तो समझने वाली बात है क्या, ताकि अब लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछते हैं। पूछता है कि अग्नेय चट्टान में कौन कौन से चट्टान आते हैं, दे देगा तब क्या कीजिएगा, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, ग्रे ग्रे बेबी साइन, ठीक है, ग्रे ग्रे बेबी साइन। अब देखिएगा जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, लिखते हैं। देखिएगा हमने क्या बोला कि आग्नेय चट्टान, इस तरफ हम लिख देते हैं। अब पहला हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, आग्नेय चट्टान की बात कर देते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने लिखा आग्नेय चट्टान, और ये टूटता किसमें है, यानी कायांतरित होगा किसमें, तो इसको हम रूपांतरित बोल दीजिए या कायांतरित बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा कौन कौन से चट्टान कैसे कैसे आपको बदलते हैं जो पूछा जाता है इस तरह। अब उसी तरह के क्वेश्चन भी पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा बात करते हैं आग्नेय चट्टान में कौन कौन से होते हैं। एक आता है ग्रेनाइट, तो पूछेगा ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है, तो दोस्त ये आग्नेय चट्टान है। समझ में आ रहा है ना क्या कहना जा चाह रहा है। फिर एक होता है ग्रेबो, तो ग्रेबो कौन सा चट्टान है, तो ये आग्नेय। एक होता है बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट। और एक होता है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस कोयला, जानते हैं ना कोयला को, बिटुमिनस कोयला। और एक क्या होता है, साइनाइट, ठीक है। इतना ही है, ठीक है, जो किताब में दिए गए हैं। ऐसे और भी है बट उतना हम लोग को नहीं पढ़ना। देखिएगा अब बात हम कर रहे हैं कि ग्रेनाइट किस में बदलता है, तो ग्रेनाइट बदलेगा नीस में, ठीक है। ग्रेनाइट किस में, नीस में। ग्रेवो किस में बदलेगा, तो सरपेंटाइन में बदलेगा, ठीक है, सरपेंटाइन में। अच्छा, बेसाल्ट किस में बदलेगा दोस्त, तो ये सिस्ट में बदलेगा। बिटुमिनस कोयला किस में बदलेगा, तो ये ग्रेफाइट में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। साइनाइट किस में बदलेगा, तो साइनाइट नीस में बदलेगा,
किसमें दोस्त? तो साइनाइट नीस में। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछते हैं, ठीक है। तो आपको इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अग्नि चट्टान में कौन कौन है। अब बात कर देते हैं, जब यहाँ पे आ गए हैं तो अवसादी चट्टान को देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अवसादी चट्टान की बात कर देते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने लिखा अवसादी चट्टान और दूसरी तरफ की अगर हम बात कर देते हैं तो दूसरी तरफ हम लिख देते हैं कौन से? तो कायांतरित चट्टान, ठीक है, कायांतरित चट्टान। अब देखिएगा, कई लोग तो जानते हैं, पढ़ते नहीं है, वो केवल नाटके कर रहे हैं। दिल्ली, ढाका, पंजाब जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ यहाँ तो हम आ गए, फलाना सर का कोर्स लिए, हम तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। दोस्त, तो आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले गांव में भी है ना कुछ बच्चे जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो लोग उनके पास सुख सुविधा होता नहीं है, बट आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, बाकी तो अब क्या हम बताएं। देखिएगा, अब देखिएगा इसमें कौन कौन से चट्टान आते हैं। अवसादी चट्टान में कौन कौन आते हैं? एक छोटा सा ट्रिक है, सब सेल चुन लिया, ठीक है, सब सेल चुन लिया। इस स से क्या हो जाएगा भाई? तो इस स से की अगर बात कर देते हैं तो स से सब पिंड है, सब पिंड है। और एक ठो ये ब से क्या हो गया? तो ब से वो क्या हो गया? बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है। ऐसे से आपका सेल ही हो गया, इस सेल से पूरा सेल हो गया, ठीक है। चूना पत्थर हो गया, ठीक है, चूना पत्थर। ली से क्या हो गया? तो लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पूछता है क्या ना कि ये बदलता किस में है, यानी कायांतरित किस में होता है। तो सपिंड जो बदलता है तो ये सपिंड शिस्ट में ही बदलता है। किस में बदलेगा दोस्त? तो सपिंड शिस्ट में बदलेगा। बलुआ पत्थर की बात कर देते हैं तो क्वार्टजाइट में बदलता है, ठीक है। अच्छा, तो आप कह सकते, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्वार्टजाइट किस तरह की चट्टाने हैं, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल, तो सेल किस में बदलता है? तो स्लेट में बदलता है, ठीक है। चूना पत्थर की बात कर देते हैं तो किसमें? संगमरमर में बदलता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि संगमरमर किस तरह की चट्टाने हैं। तो देख रहे हैं ना किस तरह की चट्टाने हैं, और चूना पत्थर किस तरह की चट्टाने हैं। इसीलिए यहाँ पे हम पूरा डायग्राम आपको लिख दे रहे हैं। अब एक ठो और क्या बात गया? लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला किस में बदलता है? तो एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट कोयला में बदल जाता है, ठीक है। इतने ही से क्वेश्चन ज्यादा आपको पूछा जाता है। और एक ठो और हो वो लिख देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक ठो और क्या है? रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। और ये रूपांतरित चट्टान किस में होता है? यहू रूपांतरित में हो जाता है, ठीक है। रूपांतरित में, रूपांतरित होकर के मतलब कि जो 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 रूपांतरित होकर के बचा है और फिर वो भी घिसटा पिस्टा करके किस में बदल जाता है? वही में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, रूपांतरित चट्टान में ज्यादा नहीं है, दो ठो है। कौन कौन है? तो एक वो बात कर देते हैं स्लेट, ठीक है। ये स्लेट किस में? तो फाइलाइट में, फाइलाइट में बदल जाता है, ठीक है। और एक ठो और क्या है? फाइलाइट ही है, फाइलाइट है। ये फाइलाइट किस में बदलता है? तो सिस्ट में बदल जाता है। तो इसको आप इग्नोर भी कर दीजिएगा तो कोई ज्यादा बात नहीं है। आज तक हमने देखा है कि इससे काफी कम क्वेश्चन ही पूछते हैं, क्योंकि ये रूपांतरित चट्टान खुद टूट फूट करके रूपांतरित हो रहा है, तो इसलिए उतना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। बट यहाँ से आपको क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ठीक है। और आपका क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया होगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या है कि ग्रेनाइट एक चट्टान है। तो कौन सा चट्टान है भाई साहेब? तो ग्रेनाइट एक तरह का आग्नेय चट्टान है। यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिए कि आग्नेय चट्टान है, ठीक है। चलिए, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन है? तो किस में होता है? ग्रेनाइट का किस में हो रहा है? देखिए यहाँ पे नीस में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? उपग्रह, तो देखिएगा, बात करते हैं बृहस्पति का। तो बृहस्पति का एक सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो ज्ञानीमीड। तो पूछेगा कि ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? तो दोस्त, ये ज्ञानीमीड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं शनि का। तो शनि का एक उपग्रह है, ये कौन सा उपग्रह है? तो कहिए कि टाइटन। ये टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ठीक है। अच्छा, मंगल की बात कर देते हैं तो फोबोस और डीमोस, इसका एक मतलब दो ही को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको उपग्रह में जो जब पूछा जाता है।
डिमोस, फोबोस और डिमोस। और हाल ही के डेटा के अनुसार कल ही या परसों की बात है कि शनि का जो है सर्वाधिक उपग्रह हो गया है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन रहता था ना वो अब क्लियर हो गया कि शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह हो गया है। ठीक है, बात करते हैं ये शुक्र का और बुध का। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब यहाँ तक आ गए हैं ना तो कई बार हमने देखा है कि पूछता है क्या, तो देखिएगा, एक पूछता है ना ट्राइटन और एक है टाइटेनिया। काफी बड़ा लड़कों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो टाइटन किसका उपग्रह है, ये भी उपग्रह ही है। ठीक है, दोनों के दोनों उपग्रह ही है, तो ये किसका किसका उपग्रह है जो। ठीक है, टाइटन की बात कर देते हैं तो दोस्त ये वरुण का उपग्रह है। ठीक है, अच्छा, ये टाइटेनिया किसका उपग्रह है, तो ये अरुण का उपग्रह है। ठीक है, अच्छा, जब अरुण तक पहुंचे गए हैं तो अरुण को इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो लेटा ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसे, तो अरुण को। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें वलय की संख्या की बात कर देते हैं, तो इसमें वलय कितने होते हैं, अरुण में वलय की संख्या कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। और इसी में वलय में कौन कौन है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ठीक है, इप्सिलॉन, ये इसके जो वलय है ये इसका नाम है, इसमें जो किताब में जो दिया गया है ये सब चीज। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं कि भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन सी तरंगें निकलती है। अब पहले चीजों को समझिएगा। ठीक है, इतना तो अभी से मिटा दे, हम आंसर टिक लगा के नहीं बढ़ते हैं, हम आपको चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है, कहाँ पे गया, ये 190। कहा गया ना कि भूकंप के केंद्र, जैसे में आप मान करके चलिए कि भूकंप का पहले अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा सा। भूकंप की अगर हम बात कर देते हैं तो भू मतलब क्या होता है भाई, तो भू मतलब होता है आपका भूमि, और कंप मतलब क्या होता है, कांपना। तो भूमि को कांपना ही क्या कहलाता है, तो भूकंप कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए। अच्छा, बात करते हैं ये भूकंप की, तो जैसे में देखिए, मान लीजिए कि आपका ये पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका भूकंप का उद्गम हुआ। ठीक है, तो जहां पे ये भूकंप का उद्गम होता है ना, जहां पे उद्गम होता है यहाँ पे, सॉरी, यानी ये जहां पे स्थान, कहां पे गया, यानी ये जो जहां पे ये स्थान हमने यहाँ पे मान लीजिए कि ए है। ठीक है, इसे बड़ा थोड़ा बना लेते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहले लिख ही लेते हैं थोड़ा सा। भूकंप का अध्ययन किस में हम करते हैं, तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ में करते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, पूछेगा कि भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। अच्छा, भूकंप का जो मापने का जो पैमाना होता है उसको क्या बोलते हैं, तो रिएक्टर पैमाना बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टर पैमाना बोलते हैं। ठीक है, जैसे में 8 से 9 के रिएक्टर पर अगर दिखाया जा रहा है तो समझिए कि काफी ज्यादा विनाशकारी भूकंप वो आया है। जैसे में आप वगैरह कभी कभी सुनते होंगे कि जापान में 7 साढ़े 7 के आसपास में वो आ जाता है, सुनते हैं ना कि काफी विनाशकारी होता है। अब देखिएगा, थोड़ा सा बैठ जाते हैं अच्छे से। अब देखिए, हमने क्या बताया, हम पृथ्वी के बारे में बता, भूकंप के बारे में बता रहा था। अब जैसे में मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से क्या हुआ, भूकंप का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये ए से हुआ है और ये से तरंग निकलता है। ठीक है, अब ये तरंग ऊपर में जाएगा और इधर भी जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएगा, तो कहेगी हाँ इधर भी जाएगा। तो ये ऊपर में, जिसमें अब धरातल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे में आया तो जहां पे सबसे पहले पहुंचेगा ना, जहां पे सबसे पहले, तो मान लीजिए कि जो पहुंचा बी स्थान पर सबसे पहले पहुंच गया। ठीक है, और जहां पे सबसे पहले पहुंचता है ना उसे हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ईपी सेंटर, हिंदी में बोले तो अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र। और जहां से उद्गम होता है ना भाई, तो उद्गम कहां से हुआ था, तो उद्गम ए स्थान से हुआ था। तो जहां से उद्गम होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस बोले तो उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम, अच्छा से लिख देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब इसी से जैसे में जहां से यहाँ से उद्गम हुआ है ना, तो कई तरह के तरंग निकलते हैं आपको, जिसमें से नाम आपको क्या दिखाएगा, पी एस, और एक ठो आपको धरातलीय जिसमें आपको लॉन्ग वेव देखने को मिलता है। पी बोले तो प्राइमरी वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव। एस बोले तो सेकेंडरी वेव, इसको बोले तो लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव बोलिए या लव वेव बोलिए, ये भी बोला जाता है। अब ये तीनों को हमें समझना है। प्राइमरी वेव क्या हुए, तो प्राइमरी वेव की अगर हम बात कर देते हैं तो ये प्राइमरी वेव ना, जैसे ये पहली, जैसे सबसे पहले कौन सा वेव उत्पन्न होगा, तो सबसे पहले यही प्राइमरी, ये, और फिर उसके बाद में कौन सा, तो कहिए कि सेकेंडरी, या फिर उसके बाद में आपको ये टर्शियरी जो आपको देखने को मिलता है लॉन्ग वेव। अब हमें तीनों को समझना है, ठीक है। अब तीनों को समझना है तो यहीं पे हम लिख देते हैं प्राइमरी वेव, अब यहाँ पे सेकेंडरी वेव, ठीक है, और यहाँ की हम बात बोल देते हैं तो हमने लॉन्ग वेव कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तीनों को समझते हैं, याद हो जाना चाहिए यहीं पे। देखिए प्राइमरी वेव सबसे पहले उद्गम होता है, यानी होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा, तो समझ रहे हैं, थर्ड पे। अब देखिएगा इसका वेग की बात कर देते हैं, गति लिख देते हैं। इसका गति जो होता है ना दोस्त, इसका गति, ये गति सर्वाधिक होता है। गति क्या होता है, तो कहिए कि सर्वाधिक बोले तो ये दोनों में सबसे ज्यादा कितना, 13 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, समझ रहे हैं ना, 13 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये हड़क सुना भागेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये ठोस में भी चल सकता है दोस्त, ये द्रव में भी चल सकता है, और ये गैस में भी चल जाता है, ठीक है। और एक बात और हम बता देते हैं कि जहां पे भूकंप आता है ना, तो उसके पहले क्या होता है कि वायुमंडल में ना रेडॉन गैस क्या हो जाता है, रिलीज होता है। रेडॉन गैस क्या होता है, तो आपको निकलता है, तो ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इधर वाला मिटा देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, तब आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर तो ठीक है। चलिए अब देखिएगा प्राइमरी वेव में हमने क्या देखा, सबसे पहले ये उद्गम हो जाता है, ठीक है, इसकी गति सर्वाधिक होती है। इसका गति कहाँ कहाँ पे है, ठोस में, द्रव में और गैस में है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होता है ना कि ये जो सेकेंडरी वेव जो है, ठीक है, ये तरल में नहीं चलता है भाई, तरल में आपको नहीं चलने को मिलता है। जैसे में अब हम आपको समझाते हैं, जैसे में आप देखिएगा, जैसे में अब हम आपको कैसे समझाएं, चलिए ऐसे समझाते हैं। जैसे में ये तो आप जानते होंगे ना, ऐसा एग्जाम्पल तो हर जगह दिए जाते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या हम लोग बोलते हैं, मेंटल, और उसके वाले को हम मेंटल, और इसको हम लोग बोलते हैं कोर। ये क्या है, तो कहिए कि ठोस अवस्था में है, और ये भाई तो कहिए कि द्रव में है, और ये भाई क्या है, तो ये भी ठोस अवस्था में है। तो यहां से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उत्पन्न हुआ है कोई केंद्र भूकंप, ठीक है, इधर अच्छा, यहाँ पे कोई भूकंप उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है तो ये तो द्रव अवस्था में है, तो क्या इधर ये जा पाएगा द्रव में, तो कहेंगे ना भैया ना। तो यही सेकेंडरी वेव यहाँ पे नहीं जा पाता है, मेंटल में नहीं जा पाता, क्योंकि मेंटल आपका द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो ये तरल अवस्था में नहीं गमन करता है, कौन, सेकेंडरी वेव। और इसके गति की बात कर देते हैं ना, इसका गति क्या होता है, तो इसका गति बात कर देते हैं तो 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसका गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब बात कर देते हैं तीसरा की। तीसरा कौन है आपका, इंपॉर्टेंट ये है, इसका गति की बात कर देते हैं। इसका गति सर्वाधिक कम होता है, सबसे कम होता है। इसकी गति क्या होती है, तो गति कहिए कि सबसे कम होता है, लगभग 3 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। सभी में देखिएगा तो कहाँ ये 13-14, कहाँ ये 5 से 6 के आसपास है, कहाँ 3 किलोमीटर,
गति सर्वाधिक कम होता है। और ये जो है ना, ये धरातल पर चलता है, ये धरातल पर क्या करता है, चलता है। ठीक है, जब धरातल पर चलेगा दोस्त, तो हम लोग रहते हैं कहाँ, तो यही धरातल पर रहते हैं। और ये धरातल पर ऐसे ऐसे चलता है, तो अब जैसे में धरातल पर ये आएगा, धरातल पर चलेगा, तो विनाशकारी तो ज्यादा हो जाएगा, घर वगैरह गिर जाएंगे, मकान वगैरह होंगे तो गिर ही जाएंगे। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विनाशकारी बोलते हैं, विनाशकारी तरंग। तो पूछेगा कि विनाशकारी तरंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही धरातलीय को। समझ में आ गया ना, भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। तो इस तरीके से पढ़िए, वन लाइनर के फेर में मत रहिए, कुछ नहीं घुसेगा। आपको लगेगा ना कि हम बहुते पढ़ लेंगे, ना ना, कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है ना, बहुते आए 30 मार्क खा अब चल गए। चलिए, तो इसका आंसर अब हम ले करके चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले लिए होंगे। चलिए अब देखिएगा, कहाँ पे गया भाई। तो भूकंप केंद्र के निकट निम्न में से कौन से तरंगे निकलती है, तो MSB, क्या ऐसा कुछ तरंग है। हमने तो तरंग के बारे में तो इतना पढ़ लिया भाई, कहीं पे तो हमको MSB कहीं दिखा नहीं दिया। तो देख रहे ना, पढ़िएगा तबे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा, समझिएगा तबे, खत्म कर दीजिए। PSL कहीं पे हमने ऐसा देखा, निकट में तो प्राइमरी वेव निकलेगा आपको, ये सेकेंडरी है और ये लॉन्ग है, तो तीनों के तीनों दे दिया है। तो निकट पूछा है ना, भूकंप के केंद्र के निकट, ठीक है, यानी जहां से होता है वहां पे सबसे निकट में कौन, तो आपका कौन, प्राइमरी हो जाना चाहिए। तो ये भी खत्म हो गया। PST ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, कोई नहीं इनमें से। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अब देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, एक उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये दोस्त ये साउथ पोल है। ठीक है, अब इसको कैसे मिलाते हैं, अरे यही ना, ये आपका क्या है, तो ये देशांतर है, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और इसी से आपका टाइम निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। मेरियाना गर्त, जो कहाँ पड़ता है आपको, प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगर बात कर देते हैं ये शुंडा गर्त की बात कर देते हैं, तो ये आपका हिंद महासागर में पड़ता है। और ये भी टोंगा की बात कर देते हैं, तो अभी आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है। आगे देखिएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अब प्लेट विवर्तनिक पहले सिद्धांत को पहले समझ लीजिए। ठीक है, हमने इसके पहले ही वाले वीडियो में हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझाया भी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिनको इच्छा होगा सीखने का। ठीक है, जिनको केवल फॉर्मेलिटी निभाने का है, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में हम बात कर देते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक, जिसको प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसका अर्थ समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अरे भाई, हमारा पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी कई सारे प्लेटों से मिलकर के बना है। ठीक है, और जो स्थल मंडल है वो बोला कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे प्लेटों से मिलकर के बना है, और वो प्लेट है ना, वो तैर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे में देखिए, अभी हमने वो चीज को बताया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं। और ये क्रस्ट जो है ना, ये स्थल मंडल है, कई सारे प्लेटों से मिलकर के बना है। और ये वाला हमें अभी कब ने क्या बताया, तो ये भैया ये तो द्रव है। तो द्रव है तो देखिएगा ऊपर में क्या है, स्थल है। तो वो ऊपर में स्थल है, तो क्या इस पर तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, तो कहेगी हाँ, अभी भेजा में घुस रहा है। तो बस इसी तरह से रटना नहीं है, अब समझ गए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात कर देते हैं, तो सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी का शब्द किसने दिया, तो ये भी पूछता है। ठीक है, शब्द की बात कर देते हैं तो टूजो विल्सन ने दिया। किसने दिया दोस्त, तो कहेंगे टूजो विल्सन ने दिया। अच्छा, ये सिद्धांत की बात कर देते हैं भाई, तो इसका सिद्धांत कौन दिए, तो ये मॉर्गन ने दिया, जे मॉर्गन एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग को सिद्धांत नहीं पढ़ना है, जो मेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, APSC UPSC, उन लोगों को सब पढ़ना रहता है, हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, टूजो विल्सन की बात कर देते हैं, आइए जे मॉर्गन की बात कर दिया था। दो चीज को हम लोग को यहाँ पे क्रीम निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिएगा,
अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पहले समझिए कि इससे क्या, हमको क्या मतलब है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब है ना कि आप इसी के सहारे से आप ज्वालामुखी का अध्ययन कर सकते हैं, ज्वालामुखी का, भूकंप का, पठार का, पर्वत का, ये सभी चीज का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, पता कर लगा सकते हैं। ठीक है, ये किसके, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से। समझ में आ गया। चलिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात कर देते हैं। यानी प्लेट, तो अभी तो हमने बताया कि प्लेट क्या होते हैं, तैर रहे हैं। तो कि कौन कौन से प्लेट की अगर हम बात कर देते हैं तो वो पूछा जाता है। तो एक होता है अभिसारी प्लेट। ठीक है, अभिसारी प्लेट। अच्छा, इसका आंसर मेरा निकल गया है, ठीक है ना, बट हम आपको जो बता रहे हैं वो चीज को समझिएगा। अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट होता क्या है, ये इधर से ऐसे गया और इधर से ये ऐसे आया, इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्लेट। और जब ऐसे आ रहा है तो देखिएगा इधर से ही जा रहा है, भिड़ंत हो रहा है, तो प्लेट तो हानि पहुंचेगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाशकारी प्लेट। कोई दिक्कत नहीं, विनाशकारी प्लेट। एक ठो और होता है क्या, अच्छा तो वो कौन सा होता है, एक होता है अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट। ठीक है, अपसारी प्लेट कैसे, ये कोई प्लेट है, ये इधर जा रहा है, और ये कोई प्लेट है, ये इधर जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत है, कोई विनाश वगैरह होगा प्लेट का, नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संरक्षित प्लेट। संरक्षित प्लेट कैसे, इससे मैग्मा बाहर निकलेगा, फिर जम जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको पर्वत वगैरह का या ज्वालामुखी वगैरह का उद्गार होता है, उससे आपको यहाँ पे देखने को मिल, चट्टान वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है प्लेटों में, तो नहीं, इसलिए इसको संरक्षित प्लेट बोलते हैं। और एक को आपको बात करते हैं तो वो आपको नहीं पूछता है, तो उसको आपको रहने देते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से चलता है, एक वो इधर चल रहा है और एक वो इधर चल रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। चलिए, तो इसका तो मेरा आंसर मिल गया। प्लेट विवर्तन का प्रतिपादन यानी सिद्धांत कौन दिए थे, तो मॉर्गन ने। और शब्द पूछ देता तो टूजो विल्सन ने। तो देखिएगा, और एक ठो और यहीं पे बता देते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन किन्होंने दिया था। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, महाद्वीपीय विस्थापन की बात कर देते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, वेगनर ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने। चलिए, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, जे मॉर्गन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी हवा है। तो देखिएगा, अल नीलो की बात कर देते हैं तो ये अल नीलो गर्म हवा है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। नॉर्वेस्टर भी गर्म है, लाल नीनो भी गर्म। ऑप्शन नंबर 2 जो है हरमटन, ये आपको देखिएगा कहाँ पे रहता है, जो हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा हमने एक रफ मैप ले लिया, ये पश्चिमी सहारा इधर आप जो देख रहे हैं ना, इधर 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 पे आपको ये हर मटन जो ठंडी हवा है वो चलता है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिएगा, इसे थोड़ा हम मिटा देते हैं ताकि गीजी बीजी गिर ना लगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर, हम ऑप्शन नंबर की बात कर रहे हैं। चलिए मिट गया। क्वेश्चन नंबर की बात करें ना तो 195 की देख लेते हैं। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द क्या है, यानी जलवायु को कौन कौन सा प्रभावित करता है। तो एलओसी, जानते हैं ना एलओसी के बारे में। ठीक है, एलएसी, 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 और ये पीओ। ठीक है, देखिएगा, ए से लैटिट्यूड, ए से अल्टीट्यूड, सी से ओशियन करेंट, सी से आपको कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय की बात कर देते हैं तो वो होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल। पी से आपको क्या हो जाएगा, पी से, चलिए ओ से क्या हो जाएगा,
ओशियन करंट। पी से ध्यान नहीं आ रहा है भाई, पी से क्या होता है, चलिए ऐसे से हम लोग मिलाते हैं, इतना फिर तो फिर कुछ आएगा तो पता चल जाएगा। लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स है थोड़े नहीं, लेटीट्यूड है, ये तो ऐसे खत्म हो गया। जलवायु को प्रभावित करेगा, लैंड फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है देख लीजिए। आइलैंड फॉर्म्स, आइलैंड से भी लेना देना नहीं है, देख लीजिए। अर्थ फॉर्म्स, सब जमीने वाला ये बात कर रहा है, तो उससे तो कहीं भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारिए, तो 4 मारिए, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है। पर्वतीय वन समझते हैं, जो पर्वत पर उगते हैं, ठीक है। तो पर्वत पर उगते हैं, आपको देखिएगा चीड़, आपको ये लगभग पर्वत वन का खासियत क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये लगभग 3000 से 4000 मीटर की ये ऊंचाई पर आपको क्या होगा, ये आपको पेड़ देखने को मिलेगा, यानी पर्वत पर्वत पर देखने को मिलेगा, तो उतना तो ऊंचाई होगा ही ना। तो उस तरह में आपको कौन कौन से मिलेगा, तो चीड़ के पेड़ आपको मिलेंगे, देवदार के पेड़ मिलेंगे आपको, और फिर उसके बाद में सिल्वर मिलेगा, फिर स्प्रूस मिलेगा, और बड़े तरह के मिलेंगे। लेकिन सिनकोना की बात कर देते हैं ना, तो ये सिनकोना जो है ये उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये है सदाबहार वन है, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है तो भूमध्य रेखा के नजदीक वाले एरिया में होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन के बारे में बताइएगा भाई, कैसा लगा सेशन, ठीक है, अच्छा लगा या खराब लगा, कुछ अपना राय दीजिएगा, ठीक है। कोई अगर सुझाव होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। और पढ़िए दोस्त, सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। आपको लगता है ना कि हमारी वाली ना हमको बहुत चाहती है, हमारी वाली स्पेशल है, कुछ स्पेशल नहीं है भाई, उनको आपसे बेटर मिलेगा, पिछवाड़ा पर लात मारेगी, ऐसा मारेगी ना तो फिर आप दोबारा उठ नहीं पाइएगा, और हो सकता है कि जब समय निकल जाएगा ना तो पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो बेटर यही है कि समझिए और खुद की तरक्की में खुद को झोंक दीजिए। बाकी तो आप समझदार हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।